नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पारिस्थितिकी टॉपिक पर आधारित वीडियो है और ये आपके लिए वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके अंतर्गत ये एक टॉपिक आता है। इस चैनल पर आपको ग्राम विकास अधिकारी से के सिलेबस से संबंधित वीडियो इस पर आराम से मिल जाएंगी। कुछ वीडियो पहले से भी पड़ी हुई हैं राजस्थान से की संस्कृति से संबंधित, और बाकी के अभी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो ये पारिस्थितिकी टॉपिक पर आधारित ये वीडियो है, इसको आप ग्राम विकास अधिकारी के लिए पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम यहाँ पे पारिस्थितिकी की शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। देखिए पारिस्थितिकी क्या होता है। सबसे पहले पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिकी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी क्या है? ये इकोलॉजी यह एक जीव विज्ञान जो होता है बायोलॉजी, उसका ही एक पार्ट है, उसकी एक शाखा है। इसके अंतर्गत विभिन्न समुदाय के जीवों का जो जिस वातावरण में वो रहते हैं उस वातावरण के साथ उन जीवों का क्या संबंध है, इस संबंध की व्याख्या इस पारिस्थितिकी के अंतर्गत की जाती है। देखिए पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जर्नल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म में किया था। किसने किया था? यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, या पारिस्थितिकी शब्द का नाम जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो वह है अर्नेस्ट हैकल। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बता देती हूँ। पारिस्थितिकी के जनक अगर पूछे तो वो है ओडम, पी ओडम। पारिस्थितिकी के जनक अगर पूछता है तो पी ओडम है, पी ओडम। और पारिस्थितिकी शब्द दिया है अर्नेस्ट हैकल ने। चलिए, और उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या है? उसका नाम यहाँ पे आपको उसका नाम है जर्नल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म। ये उनकी पुस्तक थी जिसमें उन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी दो शब्दों से मिलकर के बना है जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है ओकेलॉजी, इससे लिया गया है। ये ओकेस का अर्थ है घेराव, आसपास का क्षेत्र, और लोगस का अर्थ है एक पूरे पारिस्थितिकी का अध्ययन यानी कि आसपास का जो क्षेत्र है उसका अध्ययन करना। बस यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो ये शब्द है ओकोलोगस, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ यदि पूछे तो ओकेस का अर्थ है आसपास का क्षेत्र, यानी कि हमारे जिस जीव समुदाय की अगर हम बात करें तो उनके आसपास का क्षेत्र, और लोगस का अर्थ है उसका अध्ययन, उस क्षेत्र का अध्ययन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पारिस्थितिकी में निम्न अध्ययन को शामिल किया गया। पारिस्थितिकी जो विषय है, एक शाखा है बायोलॉजी की, उसके अंतर्गत किन अध्ययनों को शामिल किया गया है? कौन कौन सी चीज़ों को? यह वातावरण में ऊर्जा और पदार्थों के प्रवाह का अध्ययन से संबंधित है। यानी कि ये जो पारिस्थितिकी है इसके अंतर्गत ऊर्जा के प्रवाह का भी अध्ययन किया जाता है कि प्रवाह किस प्रकार से एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह प्रकृति के अध्ययन और उसकी क्रियाकलापों से संबंधित है। यह पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान से संबंधित है। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पारिस्थितिकी जो है वो, इसको अगर मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने वाली एक शाखा को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दो अलग अलग चीज हैं। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी और पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको इकोलॉजी कहते हैं। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर लेते हैं, यानी इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम वह इकाई होता है जिसमें सभी जैविक तत्व पाए जाते हैं।
जिसमें सभी जैविक तत्व पाए जाते हैं, अर्थात क्षेत्र के सामुदायिक जीवन परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पे सामुदायिक या समुदाय की बार बार बात हो रही है। समुदाय होता क्या है आपको एक बार ये बता देते हैं। समुदाय का मतलब होता है, एक चीज होती है, एक होती है जनसंख्या और एक होता है समुदाय। देखिए आप इस तरीके से इसको समझिए कि जैसे ये एक मानव प्राणी है, हम ए हैं जो मानव प्राणी है, तो ये सब मानव अगर एक साथ एकत्रित हो जाएं तो ये जो है ये एक जाति बन जाती है, मतलब एक जनसंख्या या जाति बन जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार के जीव होते हैं, या फिर हम यूं कहें कि हम यहाँ पे पक्षियों की बात कर लें, पक्षी हैं ये सारे, तो वो भी एक क्या बन गया, जनसंख्या समुदाय बन गया। या हम यूं कहें कि जैसे पशुगणना होती है, तो जैसे भैंसों की पशुगणना होती है, या फिर ऊंट पशुगणना में जैसे जो पशुगणना होती है तो वहाँ केवल पशुओं को शामिल किया जाता है, उसमें पक्षियों को या फिर इंसानों को शामिल नहीं किया जाता। तो वो जो जनसंख्या है वो किसकी है, केवल पशुओं की है। जब हम जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना हमारे इंसानों की होती है, तो वो एक जनसंख्या है। दूसरी चीज़ है समुदाय। समुदाय के अंतर्गत क्या होता है, या हम जाति को अगर परिभाषित करें, जनसंख्या को अगर परिभाषित करें, तो जनसंख्या एक ही जाति के सभी जीव जब एक जगह एकत्रित हो जाएं, एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो उनको जनसंख्या कहते हैं। अब समुदाय की यदि हम बात करें, क्योंकि बार बार समुदाय शब्द यूज हो रहा है, तो समुदाय में सभी जीव, विभिन्न प्रकार के जीव, यानी कि एक से अलग अलग जाति के जीव, जैसे ये हो गया मनुष्य, ये हो गया पशु, ये हो गए पक्षी, ये हो गए पेड़ पौधे, तो इन सब को मिलाकर के क्या बनता है, समुदाय बनता है। जब विभिन्न जातियों के जीव एक साथ हों तो वो समुदाय कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बार बार समुदाय शब्द का यूज हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है। वह इकाई, अब हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं, इको सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वह इकाई जिसमें सभी जैविक तत्व पाए जाते हैं, अर्थात क्षेत्र के सामुदायिक जीव परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि विभिन्न जाति विशेष के जीव एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, अपने भौतिक वातावरण से भी अंतःक्रिया करते हैं, और ऊर्जा का प्रवाह निरंतर इनके बीच में चलता रहता है, जिससे जीव जगत व भौतिक जगत में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। यानी कि एक जाति से दूसरी जाति में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। लिंडमान के अनुसार किसी भी आकार का किसी भी क्षेत्र इकाई में भौतिक जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित व्यवस्था पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। लिंडमान ने यह परिभाषा दी है पारिस्थितिकी तंत्र की। देखिए आगे, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक तो होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक बताए हमने, दो घटक बताए, एक तो जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटकों को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। जैविक घटकों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इन तीनों घटकों के बीच अंतःक्रिया होती है और ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने बात करी कि 2 घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, एक तो जैविक घटक और एक अजैविक घटक। अब हमने जैविक घटकों की बात करी तो जैविक घटक भी तीन होते हैं, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक अपघटक। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर और अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जैविक घटकों की। अब जैविक घटक में कौन कौन से होते हैं, एक मिनट, ये जैविक घटक नहीं, यहाँ पे हमने बात करनी है उत्पादक की। ये जैविक घटक नहीं है, यहाँ पे है ये उत्पादक। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। यहाँ पे हम फर्स्ट लेके चल रहे हैं उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। क्या होते हैं ये प्रोड्यूसर, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु व शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव उत्पाद या स्वपोषी घटक कहलाते हैं। देखिए, उत्पादक जो होते हैं वह होते हैं स्वपोषी। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी और एक होता है मृत्यपोषी। ये तीनों हैं। उत्पादक जो है वो स्वपोषी है, उपभोक्ता जो है वो परपोषी है और अपघटक जो है वो मृत्यपोषी है।
तो यहाँ पे हम स्वपोषी की बात कर रहे हैं, उत्पादक की बात कर रहे हैं। स्वपोषी यानी कि वह घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वह स्वपोषी कहलाता है, और उसको कहते हैं उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। वह अपना खुद का भोजन खुद प्रोड्यूस करता है और दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है, तो वह हो गया उत्पादक। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं जो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो इसमें कुछ हरे पौधे आते हैं, कुछ जीवाणु व शैवाल आते हैं, ये सूर्य की उपस्थिति में अजैविक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं, और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? उत्पादक या स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें परितंत्र यानी कि परितंत्र, यहाँ पे एक शब्द आया परितंत्र, तो परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र को ही परितंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम आकार के हिसाब से अगर उनका प्रकारों का विश्लेषण अगर करना चाहें तो पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। दो तरीके के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर इनको अगर और देखा जाए तो साइज के हिसाब से भी दो तरीके के होते हैं, एक बड़े और एक छोटे। फिर विभिन्न स्थलों के हिसाब से वे अलग अलग होते हैं, जैसे स्थलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अगर हम स्थलीय और जलीय परितंत्रों की बात करें तो उन दोनों परितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो उत्पाद होते हैं उसमें स्थलीय परितंत्र में तो पेड़ पौधे होते हैं, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर यानी कि स्वपोषी। और यदि जलीय परितंत्र की बात करें तो पादप, पल्वक नामक पौधे इसमें मुख्य रूप से उत्पादक होते हैं। अगर जलीय तंत्र की बात करें तो क्या होते हैं? पादप, पल्वक नामक पौधे होते हैं जो कि उत्पादक का कार्य करते हैं। ये तो हो गए हमारे उत्पादक। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता देखिए तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ पे देखिए हमने कहा था परपोषी होते हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, अपना भोजन स्वयं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये भोजन के लिए किसी अन्य दूसरे किसी पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा कि परपोषी भी तीन तरीके के होते हैं, एक तो प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता और एक तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो स्वपोषी पर निर्भर करते हैं, यानी कि अपना भोजन, वह जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, खरगोश, हाथी आदि। ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ध्यान रहे यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी होते हैं कि सर्वाहारी होते हैं। यहाँ पे जैसे इतनी सी बात पूछ ली जाए कि प्राकृतिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि उपभोक्ता में भी इस प्रकार का उपभोक्ता जो पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करता है, तो वह हुआ प्राथमिक उपभोक्ता, और यह सदैव शाकाहारी होते हैं। ये हमेशा शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये सिर्फ पेड़ पौधों को ही खाते हैं। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, सेकंड नंबर पे जो उपभोक्ता है वो आता है द्वितीयक उपभोक्ता। ये उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये किस पर निर्भर करते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। वे जीव जो अपना पोषण या भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। ये जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये जीवों को खा करके अपना पेट भरते हैं, यानी कि ये किस प्रकार के हुए? अब ये केवल जीवों को ही खाते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, तो ये हुए मांसाहारी। तो अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि द्वितीयक उपभोक्ता किस प्रकार के जीव होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? तो देखिए द्वितीयक उपभोक्ता कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। ये केवल प्राथमिक उपभोक्ता पर ही निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे उपभोक्ता की, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये वो जीव होते हैं जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, यानी कि पहले उपभोक्ता पर, प्राथमिक उपभोक्ता पर भी और द्वितीयक उपभोक्ता पर भी। तो ये भी मांसाहारी भी हो सकते हैं, ये भी मांसाहारी होते हैं। हाँ, द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी हो सकते हैं, ये अपने जीवन के लिए पेड़ पौधे और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों पर निर्भर करते हैं, तो ये सर्वाहारी होते हैं। और जबकि तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये केवल मांस पर डिपेंड करते हैं, जैसे बाघ, शेर, बाज इत्यादि, तो ये मांसाहारी होते हैं।
नेक्स्ट है तीसरा अपघटक। हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, उत्पादक और उपभोक्ता। अब तीसरी बात करें हम अपघटक के बारे में, तो अपघटक जो होते हैं वो होते हैं मृत्यजीवी, यानी कि ये अपने जीवन यापन के लिए मरे हुए जो मृत्य जो वस्तुएं मतलब मृत्य जीव जो होते हैं उन पर निर्भर करते हैं, तो ये होते हैं अपघटक यानी कि मृत्यजीवी। इसके अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं जो अपने भोजन के लिए मृत्य व कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ये अपना भोजन मृत्य जो जीव होते हैं उनको ही उनका भक्षण करते हैं ये, तो ये कहलाते हैं मृत्यजीवी। अब हमने यहाँ पे जैविक घटकों की बात करी थी। जैविक घटकों में भी 3 प्रकार के घटक बताए थे, उत्पादक, सबसे पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। देखिए ये जो तीनों हैं, ये जो 3 जैविक घटक हैं ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनका बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पे एक इस तरीके से पिरामिडीय संरचना ये बनाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे ये पिरामिडीय संरचना बनाते हैं, इस तरीके से पिरामिडीय संरचना बनती है ऐसे। सबसे पहले होते हैं उत्पादक, फिर होते हैं उपभोक्ता और फिर होते हैं यहाँ पे ये अपघटक। इन तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो सबसे पहले उत्पादक होते हैं ये उपभोक्ता को एनर्जी देते हैं और उपभोक्ता जो है वो अपघटक को एनर्जी देते हैं। इनमें जो एनर्जी का प्रवाह होता है वो इस तरीके से होता है। साथ ही साथ ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो संपूर्ण प्रवाह इस तक नहीं पहुंचता है। यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि मान लो कि जब उत्पादक जो है वो उत्पादक से अपघटक तक जो ऊर्जा पहुंचती है वो कितने प्रतिशत पहुंचती है, तो ध्यान रखना सबसे पहले उत्पादक जो होता है वो उपभोक्ता को जो एनर्जी देता है वो 10% देता है, फिर उपभोक्ता अपघटक को एनर्जी देता है तो 10% देता है। यानी कि यदि कोई भी एनर्जी उत्पादक से शुरू होकर के यदि अपघटक तक पहुंचती है तो वो 1/100 वह हिस्सा ही वहां तक पहुंच पाती है, यानी कि 1/100 हिस्सा यानी कि 1% एनर्जी वहां तक पहुंच पाती है। तो एनर्जी का जो प्रभाव होता है इस प्रकार से होता है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अजैविक घटक की। अजैविक घटक क्या होते हैं? ये ऐसे घटक है जिनमें जीवन नहीं होता है किंतु ये जैविक घटकों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अजैविक घटक जो है वो जैविक घटकों का जीवन उन पर निर्भर करता है, लेकिन ये जो अजैविक घटक ये स्वयं निर्जीव होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक होते हैं। अजैविक घटक में कौन कौन से कारक होते हैं? एक तो होता है भौतिक कारक, एक अकार्बनिक कारक और एक कार्बनिक कारक। भौतिक कारक में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, ये भौतिक कारक है। यानी कि उस पारिस्थितिकी तंत्र या उस जगह का तापमान, वहाँ की आर्द्रता, सूर्य का जो प्रकाश है वो, सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से संबंधित है, वहाँ का वायुमंडलीय दाब और वहाँ की स्थलाकृति, ये तो उस जगह का भौतिक कारक हैं। उसके बाद अकार्बनिक कारक में आएंगे जल, वायुमंडलीय गैसें, मिट्टी, खनिज और चट्टान। यानी कि जल और वायु, वायुमंडल में जो गैसें हैं वो वायु, और मिट्टी, खनिज और चट्टानें। और कार्बनिक पदार्थों के कार्बनिक कारक की बात करें तो वहाँ पे आती 3 चीज़ें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये होते हैं कार्बनिक कारक। तो यहाँ हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? हमने पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और उसके घटक जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, उन दोनों का वर्गीकरण पढ़ा है कि भाई जैविक घटक जो है वो 3 तरीके के होते हैं, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक अपघटक। अजैविक घटक के भी 3 कारक हमने देखे, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत वहाँ की भौतिक चीज़ों के बारे में बात करी, जैसे कि वहाँ की भौतिक कारक की अगर हम बात करें तो भौतिक कारक में वहाँ का तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब और उस जगह की स्थलाकृति आदि। और अकार्बनिक की बात करें तो जल और वायु, खनिज और चट्टानें और
मिट्टी। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो ये पारिस्थितिकी की सामान्य जानकारी थी। उम्मीद है आपको कुछ वीडियो समझ आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अन्य टॉपिक कवर करने के लिए इस चैनल को विजिट करते रहें। धन्यवाद।